ये थे बैंक से चोरी किए गए पैसे, करीब $30 मिलियन। चोरों ने बैंक तो लूटा, मगर इस बार लूट के दौरान जो पैसे उन्होंने चुराए वो आम पब्लिक के पैसे नहीं थे, बल्कि ये पैसे अमेरिका के 37वें प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के थे। ये पूरी चोरी एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ की गई थी, जिसमें प्रेसिडेंट के करीबी लोग शामिल थे, और इस चोरी में लूटी गई रकम थी लगभग $12 मिलियन, यानी आज के हिसाब से लगभग 100 करोड़ रुपए। इस चोरी में शामिल गैंग को पकड़ने के लिए FBI भी शामिल हो गई, और इस इन्वेस्टिगेशन में लगभग 125 पुलिस ऑफिसर शामिल थे। जब सच्चाई सबके सामने आई तब उनके पैरों तले जमीन सरक गई, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में उन लोगों के नाम सामने आए जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। तो आखिर कैसे इस बेहतरीन और शातिर चोरी को अंजाम दिया गया? वो कौन लोग थे जो इस पूरी चोरी में शामिल थे? और FBI ने चोरों को पकड़ने के लिए वो कौन सा मास्टर प्लान बनाया जो सभी चोर FBI के हाथ लग गए? ये अपने आप में बहुत ही हैरतअंगेज और रोमांचक कहानी है। ये कहानी है एमिल नाम के एक शख्स की, जिसने यूनाइटेड कैलिफोर्निया के बैंक में सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया, और जिसने FBI को भी हैरत में डाल दिया कि वो आखिर इस केस को सॉल्व करे तो करे कैसे। एमिल का जन्म ओहियो के एक गरीब परिवार में हुआ था, और यही वजह थी कि वो हमेशा गरीबी से बाहर आना चाहता था। इस गरीबी से बाहर आने के लिए एमिल हर वो काम करता जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा सके, फिर चाहे वो काम सही हो या गलत, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत ही कम उम्र से उसने चोरियों की शुरुआत कर दी थी, और धीरे धीरे वो बैंक्स लूटने लगा। 70 का दशक आते आते वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक शातिर बैंक चोर के नाम से मशहूर हो गया था। एमिल अब तक 36 साल का हो चुका था, और सन 1972 में एक दिन उसे अपने एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक के बारे में एक टिप मिलती है। जिस शख्स ने उसे ये टिप दी थी उसका नाम जिमी था, और ये अमेरिका के अंडरवर्ल्ड में एक जाना माना नाम था। जिमी एक पूरी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड था जो अलग अलग गैंग से काम करवाता था। जिमी ने अपने गैंग के एक मेंबर के जरिए एमिल तक ये खबर पहुंचाई थी कि यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है जिसमें $30 मिलियन रखे हुए हैं। ये टिप मिलते ही एमिल को लगने लगा कि अगर वो इस रकम को लूटने में कामयाब हो गया तो फिर दोबारा उसे कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो इस चोरी की प्लानिंग में लग जाता है। हालांकि एमिल ने चोरी की प्लानिंग तो शुरू कर दी थी, मगर एक सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था कि यूनाइटेड कैलिफोर्निया जैसा छोटा बैंक, जहां $1 लाख कैश भी मुश्किल से होता है, वहां $30 मिलियन कैसे हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब इस बैंक से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर सैन सेलिमेंटे में था। यही वो जगह थी जहां प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का पर्सनल घर था, जिसे वेस्टर्न व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता था। यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक में जो $30 मिलियन रखे थे वो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के ही थे, क्योंकि वो दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। इसीलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी। ये सारा पैसा वो ब्लैक मनी था जो प्रेसिडेंट रिचर्ड को अलग अलग लोगों ने डोनेट किया था, ताकि वो इन पैसों का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत जाएं। इन्हीं पैसों को रिचर्ड निकॉन ने अलग अलग जगहों पर छुपा दिया था, जिसमें से एक जगह थी यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक। जिस गैंगस्टर ने एमिल तक ये खबर पहुंचाई थी वो जिमी खुद प्रेसिडेंट निकॉन को इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे देता था। वो अब तक $3 मिलियन डोनेट कर चुका था। इलेक्शन से पहले जिमी कुछ एक्टिविटीज करते हुए पुलिस के हाथ लग गया। अब जिमी को लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ा। जिमी प्रेसिडेंट निकॉन से अपील करता है कि वो उसे बाहर निकलवाए, और बदले में वो उन्हें और ज्यादा डोनेशन देगा और कैंपेन में भी मदद करेगा। इस वक्त प्रेसिडेंट निक्सन अपनी इमेज को साफ करने के लिए हर कदम उठा रहे थे, और इसी वजह से प्रेसिडेंट निकॉन ने जिमी के इस ऑफर को ठुकरा दिया और उसकी सजा को भी कम नहीं किया। इस बात से जिमी और प्रेसिडेंट के बीच दूरियां आ गईं। अब वो किसी भी कीमत पर अपने $3 मिलियन वापस चाहता था जो उसने इलेक्शन कैंपेन के लिए दिए थे। वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानता था कि ये पैसे बाकी सारे फंड्स के साथ यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक के वॉल्ट में रखे हुए हैं। अब जिमी दिन रात इस सोच में रहने लगा कि वो इन पैसों को बैंक से कैसे निकाले, और तब उसके दिमाग में एमिल का नाम आता है, जो एक बेहतरीन शातिर बैंक डकैत था। वो यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक और उसमें रखे पैसों के बारे में एमिल तक खबर पहुंचा देता है। ये एमिल की जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी, और वो इसके लिए तैयारी शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उन लोगों की एक टीम बनाना शुरू करता है जिन पर वो भरोसा कर सके, और इसीलिए इस गैंग में अपनी फैमिली मेंबर्स को शामिल करता है। सबसे पहले उसने अपने भाई जेम्स को शामिल किया, फिर अपने भांजे हैरी और कल्च मुलिंगर को ग्रुप में शामिल कर लिया। अब उनकी 4 लोगों की टीम तैयार थी, मगर एमिल जानता था कि इतनी बड़ी चोरी के लिए उसे एक और दोस्त की जरूरत पड़ेगी, फिलिप क्रिस्टोफर। ये फिलिप केल्लवी का रहने वाला था, और वो अपने साथ एक और दोस्त को ले आया जिसका नाम था चार्ली बोरकेल। चार्ली ने इससे पहले कुछ बेहतरीन चोरियों को अंजाम दिया था। अब उनकी 6 लोगों की एक बेहतरीन भरोसेमंद टीम तैयार हो चुकी थी, जिसमें सब शातिर क्रिमिनल्स थे। टीम तैयार होने के बाद एमिल सभी मेंबर्स को बैंक के बारे में बताता है,
मगर एक बात उसने सबसे छुपाई थी कि जो पैसा वो लूटने वाले हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निकॉन के हैं। इस राज को सिर्फ 3 लोग ही जानते थे, एमिल, उसका भाई जेम्स और कल्च मुलिंगर। इस गैंग का हर मेंबर अपने आप में एक प्रोफेशनल क्रिमिनल था और वो सभी जानते थे कि इस लूट के दौरान उन्हें क्या करना है। अब उनकी पूरी गैंग हर उस चीज का इंतजाम करने लग जाती है जिसकी उन्हें जरूरत पड़ने वाली थी, जैसे कि टॉर्चेस, वायर और एक्सप्लोसिव, क्योंकि एमी ओहियो का रहने वाला था और ये चोरी कैलिफोर्निया में करनी थी। इसीलिए सबसे बड़ी परेशानी थी इतना सारा सामान वहां तक पहुंचाना। इसका भी एमिल ने एक रास्ता निकाल लिया। उसने अपनी रिलेटिव के जरिए सारा सामान कैलिफोर्निया भिजवा दिया और खुद गैंग के साथ फ्लाइट पकड़ ली। कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो प्लानिंग कर सके और पुलिस का ध्यान उन पर ना जाए। उन्होंने बैंक से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक घर रेंट पर ले लिया। इस घर की खास बात ये थी कि यहाँ से बैंक की छत साफ दिखाई देती थी। अब उन्हें एक परफेक्ट जगह मिल चुकी थी जिसे वो हेडक्वार्टर्स बुलाते थे। सबसे पहले उन्हें एक गाड़ी की जरूरत थी जिसमें वो चोरी के बाद भाग सके। इसीलिए एमिल एक 1962 मॉडल की ओल्ड मोबिल कार खरीद लेता है। इस कार को खरीदने की वजह थी इसकी बड़ी डिक्की। एमिल का मानना था कि इस डिक्की में वो औजार रखेंगे और लूट के बाद सारा कैश भी इसी में रखकर निकल जाएंगे। क्योंकि ये कार सेकंड हैंड थी, इसीलिए एमिल ने एक फर्जी नाम पर इसे ट्रांसफर करवा लिया था ताकि कोई भी उन तक नहीं पहुंच सके। अब तक इस प्लानिंग में उनके कई हजार डॉलर्स खर्च हो चुके थे, मगर वो जानते थे कि अगर ये लूट कामयाब हुई तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब वो लोग अलग अलग टीम बनाकर बैंक और उसके आसपास की हर मूवमेंट पर नजर रखने लगे। बैंक के खुलने और बंद होने की टाइमिंग, कस्टमर का आना जाना और भीड़ और हर चीज को नोट किया जा रहा था। इसी दौरान एक बात ने उनका ध्यान खींचा। जितने दिनों से वो नजर रख रहे थे, एक भी पुलिस की गाड़ी वहां से नहीं गुजरती थी। इसका मतलब था कि बैंक लूटने के बाद वो आसानी से भाग सकते थे। एक और अच्छी खबर ये थी कि बैंक के बाहर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। बैंक में सिक्योरिटी के नाम पर कुछ था तो वो थी एक अलार्म बेल जो बैंक के बाहर लगी हुई थी। ये अलार्म बेल उनके लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं थी क्योंकि एमिल ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था और वो जानता था कि इसे कैसे बंद करना है, क्योंकि ये बैंक एक स्ट्रिप मॉल का हिस्सा था। इसीलिए एमिल और उसकी गैंग को कई बातों का ध्यान रखना था ताकि वो बिना किसी की नजर में आए बैंक के अंदर बाहर आ जा सके। इस चोरी का सबसे मुश्किल हिस्सा ये था कि ये बैंक मॉल की बिल्डिंग से घिरा हुआ था और उन्हें इस बिल्डिंग से होकर बैंक तक पहुंचना था। एमिल का बनाया प्लान ये था कि अलार्म डिसेबल करने के बाद उन्हें बैंक की छत में ड्रिलिंग मशीन से होल करना होगा ताकि इसमें एक्सप्लोसिव लगाकर इसे उड़ा सके। एमिल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी करने वाला था और उसका टारगेट सिर्फ एक चीज थी, प्रेसिडेंट रिचर्ड की बेशुमार दौलत जो यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक में जमा थी। एमिल इस चोरी की प्लानिंग में हर पहलू पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दे रहा था। इसीलिए उसने कुछ स्कैनर्स खरीद लिए जो वो बैंक के बाहर लगाने वाले थे ताकि अगर पुलिस वहां आए तो उन्हें पता चल सके। गैंग के 2 लोगों ने कुछ सीढ़ियां एक चर्च के बाहर से चुरा ली थी ताकि उनकी मदद से बैंक की छत पर चढ़ा जा सके। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उन्हें इस चोरी को अंजाम देना था। एमिल सभी 6 मेंबर्स को टीम्स में बांट देता है। प्लान के मुताबिक जेम्स और एमिल सबसे पहले इन सीढ़ियों से बैंक की छत पर पहुंचते हैं और वहीं क्रिस्टोफर सीढ़ी के पास शॉटगन लिए खड़ा रहता है ताकि किसी के अंदर आने पर वो उन्हें चौकन्ना कर सके। उधर गैंग के बाकी 3 मेंबर्स सभी बैग्स को मिट्टी से भरना शुरू कर देते हैं ताकि जब वो वॉल्ट की छत को एक्सप्लोसिव से उड़ाए तो इन बैग से एक्सप्लोसिव की आवाज दबाई जा सके। एमिल और जेम्स अपने सारे औजारों के साथ बैंक की छत पर पहुंच जाते हैं। एमिल सबसे पहले बैंक अलार्म्स को डिसेबल करना शुरू करता है क्योंकि अलार्म बिल्कुल छत के नीचे ही थे। इसीलिए एमिल इस पर लिक्विड स्प्रे करता है। जब स्प्रे का लिक्विड पूरी तरह जम जाता है तब अलार्म की बेल भी जाम हो जाती है, जिसका मतलब था कि अब ये अलार्म कभी काम नहीं करेगा। अब अपने प्लान के मुताबिक वो दोनों बिल्कुल छत के उस हिस्से में होल करना शुरू करते हैं जो वॉल्ट के ऊपर था। इस दौरान गैंग के बाकी मेंबर्स मिट्टी से भरे बैग्स लेकर छत पर आ जाते हैं। छत में गड्ढा होने के बाद सबसे पहले एमिल और जेम्स वॉल्ट की छत पर उतरते हैं और अंदर के सभी अलार्म्स को डिसेबल कर देते हैं। अब उनके सामने जो आखिरी काम बचा था वो था इस वॉल्ट के अंदर घुसकर $30 मिलियन चुराना। एमिल जानता था कि वॉल्ट के अंदर घुसना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसकी टीम वॉल्ट के छत में ड्रिलिंग मशीन से छोटे छोटे होल्स करना शुरू करती है। उन लोगों ने कुल 6 होल्स किए और हर होल में एक्सप्लोसिव फंसा दिए। एक्सप्लोसिव की आवाज दबाने के लिए मिट्टी से भरे बैग्स उन्होंने एक्सप्लोसिव के ऊपर रख दिए। ये एक्सप्लोसिव इन लोगों ने जुगाड़ू तरीके से बनाए थे और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि ये एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होंगे, मगर किस्मत ने एमिल और उसकी गैंग का साथ दिया और ये सारे एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो गए और आसपास किसी को भी ब्लास्ट के बारे में पता नहीं चला। ब्लास्ट होने के बाद जब वो लोग बैग्स हटाते हैं तब उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है क्योंकि उनके सामने लोहे की रॉड थी जिसकी दूसरी तरफ सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस साफ दिखाई दे रहे थे। वो लोग अपने साथ लाई लेजर टॉर्च की आग से इन लोहे की रॉड को काटते हैं और एक एक करके वॉल्ट के अंदर उतर जाते हैं जहां लगभग 500 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस थे। वो सभी अपने साथ
नुकीली हथौड़ियां लेकर आए थे। उस हथौड़ी से बॉक्सेस के लॉक्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। एमिल के पास पहले से ही खबर थी कि कौन कौन से सेफ्टी बॉक्सेस में प्रेसिडेंट रिचर्ड के पैसे हैं, इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं बॉक्सेस को खोल रहा था ताकि जल्द से जल्द लूट को अंजाम देकर निकल सके। एमिल जैसे ही पहला सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलता है, वो देखता है कि ये बॉक्स पूरी तरह $100 के नोटों से भरा था, मगर इसमें सिर्फ $2 मिलियन ही थे। वो अपनी टीम से कहता है कि बताए हुए नंबर्स के बॉक्सेस को एक एक करके खोलना शुरू करें। जब इन बॉक्सेस से बेशुमार दौलत निकलना शुरू होती है, तब ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब धीरे धीरे सूरज निकलने लगता है और अभी भी बहुत सारे बॉक्सेस खुलने बाकी थे, क्योंकि बैंक 2 दिनों के लिए बंद था। इसीलिए एमिल अगली रात वापस लौटने का फैसला करता है। उनमें यह तय होता है कि वो सैटरडे की रात को वापस आएंगे और बचे हुए बॉक्सेस से सारे पैसे निकाल लेंगे। एमिल छत पर हुए गड्ढे को लकड़ी के टुकड़े से छुपा देता है ताकि किसी का भी ध्यान इस पर ना जाए, और वो सभी वहां से निकल जाते हैं। सैटरडे की दोपहर दूरबीन की मदद से बैंक की छत को देखते रहे कि किसी को भी पता तो नहीं चला। एमिल को समझ आ गया था कि अगर सारे बॉक्सेस खोलने हैं तो गैंग में और लोग चाहिए होंगे, इसीलिए वो 2 और लोगों को शामिल कर लेता है। अब उनके गैंग में कुल 8 लोग हो चुके थे। सैटरडे की रात वो फिर से वॉल्ट में पहुंचते हैं। सब कुछ सही जा रहा था, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। एमिल का साथी जो बाहर नजर रख रहा था, वो वॉकी टॉकी पर खबर देता है कि उनकी कार के पास एक और कार आकर रुकी है। इस कार में क्लीनिंग स्टाफ था जो मॉल और बैंक के बाहर की सफाई करता था। एमिल की किस्मत अच्छी थी कि स्टाफ को इस चोरी के बारे में भनक तक नहीं लगी जब तक वो सफाई करते रहे। उन लोगों ने वॉल्ट में काम रोक दिया और बिना किसी आवाज के चुपचाप बैठे रहे। अब मंडे सुबह के 4 बज चुके थे और गैंग अब तक 450 डिपॉजिट बॉक्सेस खोल चुकी थी। वो वॉल्ट से निकलने की तैयारी करते हैं। निकलते वक्त एमिल हथौड़ी से वॉल्ट के दरवाजे पर बहुत जोर से मारता है, जिससे वॉल्ट की टाइम क्लॉक खराब हो जाती है और फिर वो दरवाजे को लॉक कर देता है। इसका मतलब था कि अब बैंक एम्प्लॉइज वॉल्ट को नहीं खोल पाएंगे। अगली सुबह बैंक खुलता है। तब बैंक मैनेजर हाउसकीपिंग वाले से छत साफ करने को कहता है। जैसे ही वो बंदा छत पर पहुंचता है, वहां का नजारा देख वो फौरन मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर देखता है कि टेरेस और वॉल्ट की छत में एक गड्ढा है और सारे बॉक्सेस खुले पड़े हैं। वो फौरन पुलिस को खबर करता है। पुलिस को एक सवाल परेशान कर रहा था कि यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक जैसे छोटे बैंक को चोरों ने टारगेट क्यों बनाया। जब पुलिस को एहसास हुआ कि ऐसी चोरी पहले कभी नहीं देखी गई, तब वो ये केस FBI को दे देते हैं। इस केस की जिम्मेदारी स्पेशल एजेंट पॉल कैम्बरलिन और सेंटा एना से स्पेशल एजेंट फ्रांसिस को दे दी गई। उस समय लॉस एंजलिस को दुनिया का बैंक रॉबरी कैपिटल कहा जाता था। यहाँ ज्यादातर चोरियां दिन दहाड़े की जाती थीं, जब एम्प्लॉइज काम कर रहे होते। मगर इस बार जो केस एजेंट पॉल और फ्रांसिस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो बाकी रॉबरीज से बिल्कुल अलग थी। इस बार चोरी रात के अंधेरे में हुई थी और वॉल्ट के अंदर का नजारा देखकर FBI ऑफिसर हैरान थे। एजेंट पॉल देखते हैं कि मिट्टी से भरे बैग्स जगह जगह पड़े हुए हैं। इसमें FBI को पूरा 1 दिन लग गया वॉल्ट की हर चीज को बारीकी से छानबीन करने में। जिस बात ने एजेंट को सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये था कि चोरों ने 450 बॉक्सेस लूटे और किसी को भी भनक नहीं लगी। यही वजह थी कि एजेंट्स ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर इन बॉक्सेस में से चोरी क्या हुआ है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। एजेंट बैंक के बाहर जाकर सबूत की तलाश में लग जाते हैं। इसी दौरान उनकी नज़र एक सीढ़ी पर पड़ती है जो बैंक की छत की तरफ जा रही थी, और साथ ही साथ उन्हें वो अलार्म बेल भी दिखाई देता है जिसे लिक्विड से जाम किया गया था। जिस तरह से चोरों ने इस बेल अलार्म को जाम किया था और जिस तरह से चोरी को अंजाम दिया था, एजेंट को इसे समझने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि ऐसी चोरी उन्होंने पहले कभी इन्वेस्टिगेट नहीं की थी। इसी छानबीन में जो सबसे पहला एंगल दोनों FBI ऑफिसर्स के सामने आया वो ये था कि ये सभी चोर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के बाहर के थे, और उनका ये अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। ये केस अब दिन ब दिन और ज्यादा उलझता जा रहा था और अमेरिकन गवर्नमेंट को अब ये समझ आने लगा कि ये केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला। इसी वजह से FBI इस केस पर 125 एजेंट्स लगा देती है। एजेंट्स का ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि ये FBI के इतिहास का सबसे बड़ा केस बन गया जिसमें इतने ऑफिसर्स लगाए गए हों। और जब इतने बड़े पैमाने की इन्वेस्टिगेशन की खबर एमिल और उसके गैंग तक पहुंचती है, तब वो अपने आगे के प्लान की शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर अब एमिल और उसकी गैंग उस जगह से सबूत को मिटाना शुरू करते हैं जहाँ वो अपनी चोरी की प्लानिंग और ऑपरेशन करते थे, ताकि पुलिस और FBI उन तक ना पहुँच सके। वो घर के दरवाजे, खिड़कियों, सीलिंग से लेकर फ्लोर तक हर चीज को बहुत बारीकी से क्लीन करना शुरू करते हैं ताकि कोई भी फिंगरप्रिंट या DNA FBI के हाथ ना लगे। वो सभी ये घर छोड़कर निकल जाते हैं। हालांकि उन्होंने घर के चप्पे चप्पे को साफ तो कर दिया था, मगर इसी दौरान उनसे एक ऐसी गलती हो गई जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख दिया। इस चोरी को हुए अब 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। एमिल और उसकी गैंग अब कैलिफोर्निया छोड़ चुके थे,
मगर जब वो लूटे हुए पैसों को गिनना शुरू करते हैं तब वो 30 मिलियन डॉलर नहीं बल्कि 12 मिलियन 8 लाख डॉलर ही निकलते हैं। ये देखकर एमिल काफी चौंक जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये रकम काफी कम थी। अब इन्हें इन सारे चोरी के पैसों को वाइट करना था। इसके लिए वो लोग लास वेगस पहुंचते हैं जहां वो जिमी के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का इस्तेमाल करके इन पैसों को लॉन्डर करने वाले थे। 1960 से 1970 ये वो वक्त था जब अमेरिका के ज्यादातर बड़े क्रिमिनल्स अपने ब्लैक मनी को लास वेगस में ही वाइट करते थे और यही वजह थी कि वेगस उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का एक हब बन गया था। इस पूरे ब्लैक मनी को वाइट में बदलने का तरीका भी काफी दिलचस्प था। पहले ब्लैक मनी को कसिनो क्लिप्स में कन्वर्ट किया जाता था, फिर क्रिमिनल्स और कसिनो ऑनर्स के बीच एक डील होती थी। डील के मुताबिक क्रिमिनल्स कुछ पैसे कसिनो में खेलकर उन्हें कट के तौर पर देते और बाकी ब्लैक मनी कसिनो ओनर दोबारा कैश में कन्वर्ट करके दे देते। इस तरह उनका सारा पैसा वाइट हो जाता। एमिल ने भी बिल्कुल ऐसी ही एक डील एक कसिनो ओनर से की थी जिसमें वो 5 लाख डॉलर कसिनो ओनर को कट के तौर पर देने वाला था, जिसके बदले कसिनो ओनर एमिल को वो सारे पैसे वाइट करके देने वाला था जो उन्होंने बैंक से लूटे थे। एमिल अब सारे पैसे बहुत सफाई से वाइट में कन्वर्ट कर लेता है। उधर एफबीआई के हाथ चोरी से जुड़ा कोई भी ऐसा सबूत नहीं लग रहा था जो उन्हें चोरों तक पहुंचा सके। अब एफबीआई पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था क्योंकि 125 एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे। इस चोरी को हुए अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था मगर एफबीआई के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा था। मगर तभी लॉस एंजेलिस में एक एफबीआई ऑफिस में दोपहर के वक्त फोन कॉल आता है। ये फोन कॉल उन्हें क्लीवलैंड पुलिस स्टेशन से आया था जिसमें वो बताते हैं कि ओहियो में एक बैंक रॉबरी हुई है और इसमें भी बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल किया गया था जो यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक में किया गया था। पुलिस एफबीआई को लगभग 98 सस्पेक्ट के नाम की लिस्ट देती है और साथ ही साथ ये भी लिखा था कि कौन सा सस्पेक्ट किस क्राइम में माहिर है। ये लिस्ट मिलते ही एफबीआई को उम्मीद की किरण दिखाई दी। अब एजेंट पॉल और फ्रांसिस लिस्ट से उन लोगों को छांटना शुरू करते हैं जो रॉबरी के दौरान फ्लाइट से कैलिफोर्निया आए और गए थे। यहीं से उनका तीर सही निशाने पर लग जाता है। छानबीन के दौरान जो पहला नाम उनके सामने आया था वो था एमिल डिंसियो। क्लीवलैंड पुलिस भी कई सालों से एमिल की तलाश में थी मगर वो हाथ नहीं लग रहा था। एमिल और उसकी गैंग इस चोरी के दौरान इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें लग रहा था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे और यही वजह थी कि कैलिफोर्निया आने जाने के लिए उन्होंने अपने असली नाम से टिकट बुक किया था। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब एफबीआई को ये पता लगाना था कि लूट के बाद ये चोर गए कहाँ। इसीलिए वो एयरपोर्ट के पास टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ शुरू करते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर कल्च मुलिंगर की फोटो से उसे पहचान लेता है और बताता है कि कुछ हफ्ते पहले उन लोगों ने उसे धमकाया था और साथ ही साथ $200 की टिप भी दी थी क्योंकि उसने उन्हें एक लग्जरी होटल जुबलीन के बाहर छोड़ा था। होटल का नाम पता चलते ही एफबीआई एजेंट फौरन वहां पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कल्च ने यहां अपने असली नाम से रूम बुक करवाया था। अब एफबीआई एजेंट कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि कल्च ने डॉसन नाम के एक शख्स को कॉल किया था। डॉसन से पूछताछ करने पर पता चलता है कि कल्च उसका काफी अच्छा दोस्त है और उसके गैराज में कार पार्क करवाने आया था जो अभी भी वहीं खड़ी है। एफबीआई ने जब डॉसन से बैंक रॉबरी के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा कि वो कुछ नहीं जानता। फिर एफबीआई सर्च वारंट लेकर उसकी कार की तलाशी लेने पहुंच जाती है। इस कार से उन्हें वो ग्लव्स, फेस मास्क, हथियार, हथौड़ी और वो हर सामान मिला जो इस चोरी में इस्तेमाल किया गया था। अब एफबीआई को ये पता लगाना था कि इन लोगों ने प्लानिंग कहाँ की थी और ये कहाँ छुपे थे। यहीं पर कल्च के कॉल रिकॉर्ड्स ने फिर साथ दिया। एफबीआई को पता लगा कि कल्च ने एक रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करके हैरी बार्बर के नाम से एक बड़ा फ्लैट बुक किया था। ये फ्लैट सिर्फ 6 महीनों के लिए था ताकि अगर वो इसे खाली भी कर दे तो कोई नया रहने नहीं आए। एफबीआई जब इस फ्लैट पर पहुंचती है तो ये पूरी तरह साफ और चमक रहा था। फिंगरप्रिंट्स और डीएनए का कोई सबूत नहीं छोड़ा गया था। मगर तभी एफबीआई की नजर एक प्लेट पर पड़ती है जो बिना धोए किचन में रखी हुई थी। यही वो चूक थी जिसकी वजह से एमिल और उसका गैंग पकड़े जाने वाला था। इस डिस्क की मदद से फॉरेंसिक टीम फिंगरप्रिंट्स डेवलप करती है और जब उन्हें मैच किया गया तो वो एमिल और उसकी गैंग से मैच हो गए। इसका मतलब था कि अब एफबीआई इन सभी चोरों को अरेस्ट कर सकती थी। 27 जून की एक सुबह जब एमिल अपने घर से निकलकर कार में बैठ रहा था तभी पुलिस उसे घेर लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। घर की तलाशी में पुलिस को हजारों डॉलर्स मिले और एमिल ने अपने बाकी साथियों का ठिकाना भी बता दिया। अब एफबीआई पूरी गैंग को अरेस्ट कर चुकी थी मगर उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए था जो गैंग के खिलाफ गवाही दे सके। इसी दौरान गैंग का एक मेंबर चार्ली पुलिस के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हो जाता है और पूरी प्लानिंग और छुपे हुए पैसों के बारे में बता देता है। एमिल के भाई जेम्स को 15 साल की सजा सुनाई गई। वहीं एमिल, कल्च और बार्बर को 20 साल की सजा मिली क्योंकि चार्ली ने कॉर्पोरेट किया था, इसीलिए उसे बिना किसी सजा के छोड़ दिया गया।
पुलिस $12 मिलियन में से सिर्फ 8 मिलियन ही बरामद कर पाई। ये थी कहानी एक ऐसी परफेक्ट चोरी की जो कभी पकड़ी नहीं जाती, मगर सिर्फ एक प्लेट की वजह से पूरा गैंग पकड़ा गया और ये FBI के इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन बन गई। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहे। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।